वेलकम बैक। मैंने आपको होमवर्क दिया था। हमने जी बेसिकली सर। इशू ऑफ शेयर्स एक्ट पार किया था, इशू ऑफ शेयर्स एक्ट प्रीमियम किया था। और मैंने बोला था कंपनीज एक्ट मना करता है कि आप इशू ऑफ शेयर्स एक्ट डिस्काउंट नहीं कर सकते हो। जी। इन तीनों कंसेप्ट को हमने पढ़ा था। तो हम्म। मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, आपने वो होमवर्क किया? जी सर। जी सर। इसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हुआ? नहीं, तीन ही थे ना, और थे इलस्ट्रेशन में, वो इजी था। वो ठीक तीन है। क्वेश्चंस भी इजी थे। ठीक, आज तक कोई जो हमने अभी कंपनी का पढ़ा, अभी तक जो कंसेप्ट मैंने पढ़ा उसमें कोई कंसेप्ट है जो आप तक अभी समझ नहीं आया? ना ना ना। ठीक है, अब आगे चले। जी सर। परसों मैंने आपको बताया था इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में, मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी। अगर हम करेंगे वेंडर को, हाँ। मतलब वेंडर से बेसिकली हमने एसेट खरीदा और एसेट के बदले में हमने उसको शेयर्स दे दिए, तो शेयर बहुत थे। सिंपल था। भाई कितने शेयर्स देने हैं वो डिसाइड करेगा कि इशू प्राइस क्या है शेयर का। आप उसको शेयर कितने में दे रहे हो? अगर 10 रुपए का शेयर आप उसको 10 रुपए में ही दे रहे हो तो 1 लाख रुपया थे तो 10,000 शेयर दोगे। बट अगर आप उसको एक शेयर 12 रुपए का दोगे तो आप उसको फिर ज्यादा शेयर नहीं दोगे, तो 1 लाख डिवाइड बाय 12 833 आएगा। उतने के शेयर दोगे, बाकी डिफरेंस पैसा जो बचा उसका आप उसको कैश में दोगे या जैसे भी सेटल होगा वो नॉमिनल अमाउंट होगा, कि फ्रैक्शन में आप शेयर इशू नहीं कर सकते हो, नहीं है कर ना? आधा सकते। शेयर तो आप नहीं दे सकते हो। शेयर एक होगा या मल्टीपल ऑफ वन होगा। तो वो हमने सीखा था वेंडर। और भी कब दे सकते हैं? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट मैक्सिमम इनको मैं बताऊंगा 3 कैटेगरी होता है। दूसरा, जब आप कोई बिजनेस परचेज करोगे, बिजनेस को खरीदते वक्त आप यहां से शेयर दे सकते हो। और तीसरा होता है जो आपके प्रमोटर्स होते हैं, आप अगर चाहो तो उनको शेयर्स दे सकते हो। ठीक है? जी बिजनेस सर। परचेज का मतलब क्या है, प्रैक्टिकली समझ लेना। और ये बहुत होता है, ये आप ना प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप कंपनी के अकाउंटेंट बन गए तो ये बहुत होता है जब आप मर्जर एक्विजिशन वो सारा कुछ पढ़ोगे। बिजनेस परचेज में क्या होगा, मैंने एक कंपनी बना दी, रिलायंस, ठीक ना? रिलायंस अब हमने सारा समझा, सब कुछ हो गया। अब एक कंपनी है रिलायंस, अब बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, तो वन ऑफ द तरीका है रिलायंस सारी चीजें स्टार्टिंग से लाई, है ना? है एक तरीका। भाई शेयर होल्डर्स को शेयर के बदले कैश दे दे, कैश ले ले शेयर होल्डर से। फिर उस कैश से फिक्स्ड एसेट खरीदे, प्लांट एंड मशीनरी खरीदे, स्टॉक खरीद ले एंड देन बिजनेस कर ले। एक ऐसा तरीका है कि आप एक बना बनाया बिजनेस खरीद लो। आप एक बना बनाया बिजनेस खरीदो। जैसे रिलायंस बोलता है कि मेरे को घुसना है टेक्सटाइल सेक्टर में। अब मैं अपनी टेक्सटाइल की पूरी मतलब इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री सबको लगा लूं। एक ऑलरेडी एक टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक जगह एक फैक्ट्री है जो एक कंपनी वाई लिमिटेड की है, या वो एक पर्सन वाई की है। तो एक कंपनी उसी को अप्रोच करते हैं, बोलते हैं कि तू अपना बिजनेस जो है, अपना बिजनेस जो है मुझे बेचो। अपना बिजनेस जो है मुझे बेचो। अगर नॉर्मली है कि बिजनेस बेचो और मैं कैश दूंगी तो एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट टू कैश। बट अगर हमने उसको पूरा बिजनेस खरीदा उसे, और यहां से जब कैश देने की बात आई हमने उसे कैश नहीं दिया, हमने उसे दे दिया शेयर्स। ऐसा भी कर सकते हैं। वो हमारी कंपनी का मालिक बन जाएगा कुछ हिस्से का। सारे शेयर तो नहीं देंगे ना कंपनी के उसको, कुछ शेयर देंगे जितना उसकी परचेज कंसिडरेशन होगी। तो उस तरीके से भी आप कंपनी के शेयर दूसरे को दे सकते हो। तो उसको कहला जाएगा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर अदर देन कैश, क्योंकि आपको रिटर्न में कैश नहीं आया, रिटर्न में आपको एसेट्स और लायबिलिटीज आ गई। ठीक है? ये आप आगे जाके सीए में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, हाउ व्हेन यू परचेज अ बिजनेस। इसमें क्या होता है, जैसे ये कंपनी है, इसके मैंने सारे एसेट्स लिए, फिक्स्ड एसेट ले लिया, प्लांट में सबकी वैल्यूएशन कर ली, तो मेरे पास एसेट आ गए। सपोज उसके एसेट जो है वो 10 लाख के हैं, और उसकी लाइबिलिटीज है कुछ जो वो मुझे बोल रहा है कि अब तुम ही पे करना, वो लाइबिलिटीज 2 लाख की है। तो मैं इसकी क्या ले रहा हूँ, नेट एसेट्स ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? नेट एसेट्स। कितने के ले रहा हूँ? 8 लाख के। 8 लाख। नाउ द अमाउंट विच माई कंपनी रिलायंस हैज टू पे दिस वाई लिमिटेड और मिस्टर वाई इज 8 लाख रुपीज। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि भाई मुझे इसको कितने शेयर देने पड़ेंगे, दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द इशू प्राइस ऑफ द शेयर। जो मैं उसको शेयर इशू करूंगा, मैं उसके लिए फेस वैल्यू पे कर रहा हूँ, पार पे कर रहा हूँ, या प्री में पे कर रहा हूँ। द कंसेप्ट इज सेम जो हमने लास्ट टाइम किया था। तो ये एक चीज समझ आ गई। जी सर। तीसरा होता है, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, पहले मैं कंसेप्ट बताता हूँ। तीसरा होता है अगर आप प्रमोटर्स को शेयर इशू करते हो। प्रमोटर्स क्या है, जो स्टार्टिंग से ये कंपनी का कंसेप्ट ये सब कुछ हाँ। कर लेते हैं। और अगर आप चाहो तो इनको आप बोलोगे कि भाई, अब देखो, जब एक प्रमोटर है, अच्छे से देखो, जब ये प्रमोटर था, धीरू भाई अंबानी जब प्रमोटर था इस कंपनी का, तब कंपनी वजूद में नहीं थी। धीरू भाई अंबानी
जब इस कंपनी का प्रमोटर था तब तो कंपनी नहीं थी, इसने पहले आइडिया सोचा कि मैं रिलायंस बनाऊंगा, तो फिर सोचा है, फिर इसने नेम के लिए अप्लाई किया होगा, हम्म। इसके लिए फीस भरी उसने, फिर इसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना दिया, बहुत सारी मीटिंग्स कर ली, फिर जाके सीए के पास गया या सीएस के कंपनी सेक्रेटरी के पास गया, यार मेरी ये कंपनी रजिस्टर करो। वो बोला यार भाई मैं मुफ्त में तो तेरी कंपनी बनाऊंगा नहीं, मैं तेरे से फीस लूंगा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इसकी फीस जो थी वो इसने दे दी, आरओसी की आपको फीस देनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन की फीस देनी है, ऑथराइज कैपिटल की फीस देनी है, ये सब करके आप बहुत सारे खर्चे करते हो ना स्टार्टिंग में कंपनी बनाने के, क्योंकि कंपनी हम्म। तो अभी बनी नहीं। तो ये जो सारे खर्चे करते हैं इनको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तो क्या होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अगर आपको कोई बोलेगा? जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले लगते होंगे। हाँ, और कंपनी के कंटेक्स में, कंपनी जब तक नहीं बनेगी, जब तक कंपनी नहीं बनेगी, जब तक कंपनी के पास सर्टिफिकेट इंकॉर्पोरेशन नहीं आएगा, सर्टिफिकेट ऑफ हम्म। कम्युनिटी ऑफ बिजनेस नहीं आएगा, तब तक तो बहुत सारे खर्चे करेंगे ना। वो हम्म। खर्चे तो कंपनी कर ही नहीं सकते, बिकॉज कंपनी अभी बनी ही नहीं है। समझ आई बात? जी जी। कंपनी अभी बनी नहीं है, तो कंपनी के लिए उसके प्रमोटर जो खर्चा करते हैं उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोलते हैं। ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के लिए क्या होता है, फिर वो अपनी जेब से नहीं देता है, कंपनीज एक्ट में वो राइट है, वो प्रमोटर्स फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जब कंपनी बनेगी कंपनी से ले सकते हैं। ठीक है? उसके बाद जब कंपनी के पास पैसे आ जाएंगे तो वो ये प्रीमियम एक्सपेंसेस कंपनी इनको दे सकती है, कंपनी फिर उनको प्रीमियम एक्सपेंसेस दे सकती है। सपोज इन्होंने प्रीमियम एक्सपेंसेस जो है वो खर्चे कर दिए, जो इन्हें आउटलाइन खर्चा किया उसके बिल बिल इन्हें संभालिए, इन्हें 20,000 रुपया प्रीमियम एक्सपेंस कर लिए। अब कंपनी जब बन गई तो ये किसका खर्चा था? बेसिकली ये कंपनी का खर्चा था। बट सिंस कंपनी नहीं बनी थी, कंपनी के ब्याह पे प्रमोटर्स ने कर दिया, अब इनको देने वाली बात आएगी। अब इनको जब देने की बात आएगी तो जब हम शेयर होल्डर्स को कैश, शेयर होल्डर से कैश देंगे या बाकी बिजनेस का आएंगे, तब हम प्रमोटर्स बोलेंगे भाई आपका 20,000 रुपया है, या आप अपना 20,000 रुपया ले लो। तब कंपनी एंट्री करेगी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट तो टू शेयर कैश या बैंक 20,000। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ओवरसी पहले ही साल हो जाएंगे। तो कंपनीज एक्ट बोलता है कि ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है इसको आप पहले ही साल में राइट ऑफ करो, ये कंपनीज एक्ट 13 बोलता है। उसके बाद हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, इनको हम राइट ऑफ करेंगे। अगर हमारे पास उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे उसको उसी साल राइट ऑफ करते हैं। आपने शायद देखा होगा, कभी कभी हमने देखा था बैलेंस शीट में एक फिगर आती थी एसेट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जी सर। उसको हम बोलते थे फिर ये एक फिक्टिशियस एसेट है। क्या बोलते थे? ये एक फिक्टिशियस एसेट है। हम जब एसेट्स की डेफिनेशन पढ़ते थे, एक पढ़ते थे फिक्टिशियस, वो चीज जो एसेट साइड से दिख रही है बट वो रियलिटी में एसेट है ही नहीं, तो उसमें हम एक चीज बोलते थे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। वो खर्चे जो आपने पहले किए थे बट सिर्फ आपने उसको पीएनएल में अभी तक राइट ऑफ नहीं किया, क्योंकि पीएनएल आप साल के बाद बनाओगे ना अभी। बट अभी हम्म। तक अगर आप देखोगे तो अगर आपने कुछ भी बैलेंस शीट बनाई थी तो वो आपके बैलेंस शीट में दिख जाते थे। तो हम बोलते थे अभी तक मैंने इनको राइट ऑफ नहीं किया था, बिकॉज पहले क्या होता था, पहले जमाने में 1956 वाले एक्ट में कंपनीज एक्ट बोलता था ठीक है आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को 8 साल में या 5 साल में राइट ऑफ कर सकते हो। कंपनी बनाने के खर्चा वो बोलते थे कि आप इसको एक साल में क्यों डालोगे, इसके फायदे तो आप बहुत सारे सालों में लोगे, तो आप इसको एक ही साल में क्यों डाल रहे हो। पर कंपनीज एक्ट 13 ने बोला नहीं भाई, ये जो खर्चे हैं प्रीमियम ये पहले ही साल राइट ऑफ होने चाहिए। तो अब आपकी कंपनीज की अब बैलेंस में आप प्रीमियम एक्सपेंस नहीं देखोगे, बिकॉज वो पहले ही साल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा, चाहे वो प्रॉफिट लॉस का नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा। वो पहले क्या होता था कि प्रॉफिट लॉस में नेगेटिव फिगर नहीं आती थी, तो वो बोलते थे नहीं प्रॉफिट लॉस में नेगेटिव हो गया, नेगेटिव जाने दो, प्रीमियम एक्सपेंस की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको उसी साल राइट अप करो। आज की डेट में आप कंपनी को कभी प्रीमियम एक्सपेंस बैलेंस शीट में नहीं देखोगे, बिकॉज वो उसी साल पीएनएल में जाता है। ठीक है? जी। ये तो मैं दूसरा कंसेप्ट बता दिया। मैंने तो शेयर का बोला था, उसमें मैं आ जाता हूँ, बट मैंने एक टॉपिक छेड़ा यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कल मैं आपको पढ़ाया था इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, वहां मैंने बोला कि जो आप प्रीमियम पे शेयर्स इशू करते हो वहां पे जितना भी पैसा आ गया उसको आप एक अकाउंट में ट्रांसफर करते हो जिसका नाम था सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये हमने कल पढ़ा था। और मैंने बोला था इसके कुछ कुछ यूज है, आप हर जगह इसको यूज नहीं कर सकते। एक यूज मैंने मैंने कल इंट्रोड्यूस करा लिया था कि जब आप प्रेफरेंस शेयर्स को या डिबेंचर्स को कल को रिडीम करने वाले हो, उनको अगर आप कोई प्रीमियम दे रहे हो क्योंकि वहां पे कंपनी का आउटपुट हो रहा है, उस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व यूज कर सकते हो। ठीक है? और दूसरा यूज जो है वो यही है, ये प्रीमियम एक्सपेंसेस के लिए अगर आपने शेयर को प्रीमियम पे इशू किया है, वहां से पैसा आया है, आप पीएनएल में ना लेके उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से भी यूज कर सकते हो। समझ आई बात? आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो थे, जो आपने अभी तक कर दिए थे, इनको राइट ऑफ करने के लिए या तो आप प्रॉफिट लॉस में ले लो, बट अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है आप उसको भी यूज कर सकते हो। तो पीएनएल की जगह आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को भी डेबिट कर सकते हो।
तो मैंने अभी तक आपको दो यूजेस बता दिए सिक्योरिटी। एक, अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स है और डिबेंचर्स है, उनको रिडीम करते वक्त अगर आप उनको अपने फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा देते हो, जिसको बोलते हैं रिडेम्पशन एट प्रीमियम, उस रिडेम्पशन एट प्रीमियम के लिए जो आप एक्स्ट्रा पैसा दोगे, वो क्योंकि कंपनी का लॉस है, वो लॉस आप इस फायदे के साथ सेट ऑफ कर सकते हो। तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है टू रिडेम्पशन टू प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और टू प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कर सकते हो। तो आज मैंने आपको दूसरा यूज बोला कि जो आपके कंपनी बनाने के खर्चे होंगे प्रीमियम एक्सपेंस, उनको राइट ऑफ करने के लिए भी आप एसपीआर को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसेशन केस। यहाँ पे आप देखो, अगर आप अब ये प्रीमियम एक्सपेंस के लिए आपके पास अभी कैश नहीं है, तो आप अगर चाहो तो अपने शेयर होल्डर को इसकी जगह शेयर दे सकते हो। तो तब क्या एंट्री हो जाएगी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ आई इसके बात? बाद में सर? अब अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के बाप धीरू भाई अंबानी जब रिलायंस कंपनी बनाई, इसने 2 लाख का खर्चा कर लिया। हम्म। अब रिलायंस चाहेगी या तो इसको कैश देगी इसके बदले, या तो इसके बदले शेयर्स देगी। ठीक। तो एक और तरीका हो गया शेयर्स को इश्यू करने का फॉर कैश, जब आप प्रमोटर्स को पे कर रहे हो टुवर्ड्स प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, ठीक ठीक। तो उस केस में एंट्री क्या हो जाएगी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर शेयर कैपिटल। कैपिटल। ठीक ठीक। और फिर वही बात आई, अगर प्रीमियम पे दे दिया तो प्रीमियम एक्सपेंस अकाउंट डेबिट जितना भी अमाउंट होगा शेयर टू शेयर कैपिटल कैपिटल टू तो सिक्योरिटी रिजर्व। हम्म। दूसरा तरीका है, तो ये प्रीमियम एक्सपेंस में जाएगा, वो प्रीमियम एक्सपेंस राइट ऑफ हो जाएगा। दूसरा तरीका है, प्रमोटर्स ने कोई खर्चा नहीं किया या प्रमोटर्स ने खर्चा किया, उसका भी दे रहे हो, और उसके बगैर भी प्रमोटर्स को बोल रहे हो कि आप, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रमोटर कौन है, जो ये आइडिया लेके लाता है कि मेरे को कंपनी बनानी, ये बनानी है। प्रमोटर कैन बी द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, प्रमोटर मे नॉट बी द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बोलता हूँ। मैं इंडियन ऑयल में काम कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ यार मैं गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो मैं कोई बिजनेस नहीं कर सकता साइड से। ठीक है, मैं कोई बिजनेस हम्म। नहीं कर सकता, बट मेरे को आइडिया आ रहा है यार इस बिजनेस में ना बहुत फायदा है, तो मैं ऐसा करता हूँ, अपनी बीवी के नाम से कंपनी खोल देता हूँ। समझ हम्म। आई बात? ठीक। ये ऐसी चीज होगा। तो अब मैं उनके लिए कंपनी बनाने दे रहा हूँ और इसका लिए सारा काम मैं कर रहा हूँ, तो आई एम द प्रमोटर ऑफ दिस कंपनी, है ना? जी जी जी। बट आई विल नॉट बी, मे नॉट बी द शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी, क्योंकि मैं बोलूंगा यार मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बनना चाहता। हो सकता है ऐसा। जी। तो इट मे हैपन दैट अ प्रमोटर मे नॉट बी द शेयर होल्डर कंपनी। समझ आई हम्म। बात? तो जो जी इनिशियल जी। सब्सक्राइबर है उसमें मेरा नाम नहीं हो सकता। या दूसरा तरीका है, मैं एक, ये तो एक तरीका आ गया। दूसरा तरीका है कि भाई मैंने इनकी हेल्प कर ली, ठीक है, इनकी मैंने हेल्प कर ली कंपनी बनाने में, तो आई एम द प्रमोटर। जी। मैं किसी भी इंसान को बोलूंगा यार यार तुम में से किसी को कंपनी बनानी है, तुम बोलते सर वैसे सर आपको तो सब रूल टूल्स के पता है, आप सीईओ ये सब कुछ आपको सब पता है, आप हमें मदद करोगे कंपनी बनाने में। मैं बोलता हूँ ठीक है, आई विल बी योर प्रमोटर, बट जी। मैं आपसे चार्ज करूंगा कि भाई आपको अपनी कंपनी के 2% शेयर मुझे दे दें। हम्म। आई एम नॉट चार्जिंग यू एनी फी फॉर इट, या इनडायरेक्टली आई एम चार्जिंग द फी फॉर यू। द फी इज, आपकी कंपनी के जितने भी 2% शेयर है वो आप मुझे दो। हम्म। समझ आई बात? जी जी। आपके पास पैसे नहीं है ना देने के लिए अभी, ना ना। तो आप बोलोगे ठीक है हम आपको शेयर दे देंगे। उस केस में अगर हम्म। हमने प्रमोटर को शेयर दे दिए, उसमें क्या उसको प्रीमियम एक्सपेंस नहीं बोलेंगे, बिकॉज प्रीमियम नहीं है, दैट इज बेसिकली यू आर यूजिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन। आप चाहो तो उसको खर्चा तो नहीं बोलोगे, आपने उसे अपनी कंपनी का मालिक बना दिया, बट व्हाट यू गेन फ्रॉम दैट इज द एक्सपर्टीज ऑफ दैट प्रमोटर। तो उसको हम फॉर द टाइमिंग याद रखो, गुडविल को डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? अच्छा गुडविल गुडविल। टू क्रिएट एन इंटेंजिबल एसेट, कि लतीफ सर की सर्विस हमने ले ली, इससे ऑब्वियसली हमारी कंपनी को लॉन्ग रन में फायदा होगा, क्योंकि इसने हमें कंपनी बना के दे दी, या और भी कुछ बेनिफिट मैं आपको करा दूंगा, कुछ लोगों से मिलाऊंगा, जो भी होगा। तो इनिशियली जो अब आपने शेयर लतीफ सर को दे दिए, तो टू शेयर कैपिटल आपको करना ही करना है। डेबिट आप यहाँ पे कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं करो, क्योंकि ये आपने रिम्बर्समेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं किया, या आपने मेरी सर्विसेज की फीस दे दी, तो यू कैन कंसिडर इट एट गुडविल। इस पे मैं आपको डिलीवरी दोबारा आ जाऊंगा, क्योंकि आपकी बुक अभी तक इसको गुडविल बोल रही है। मैं अगेन मुझे कंपनी जाकर देखना पड़ेगा क्या बोल रहा है एग्जैक्टली, बट आप इसको गुडविल ट्रीट कर सकते हो। अगर आपने प्रमोटर को शेयर, अभी आप इतना जाता है, अगर आपने प्रमोटर को शेयर दे दिए टुवर्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो आप एंट्री करोगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट टू शेयर कैपिटल। बट अगर आपने प्रमोटर को शेयर्स दे दिए उसकी फी के लिए, उसकी सर्विस के लिए, उसने आपको सर्विस दे दी, एंड यू वांट टू मेक देम द शेयर होल्डर आल्सो,
ताकि वो आपकी कंपनी का कुछ मालिक भी बने और फ्यूचर में भी आप उससे फायदा ले लो। वहां पे जो कंपनी का नुकसान हो गया उसको आप गुडविल को डेबिट कर लो, जितना भी वो अमाउंट होगा, ठीक है। तो आप एंट्री करोगे गुडविल अकाउंट डेबिट, तो शेयर कैपिटल पे, फिर इस गुडविल को नंबर ऑफ ईयर्स में राइट ऑफ करोगे, इट विल बी क्लियर एज इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। इस गुडविल वाले पार्ट पे आपको दोबारा आऊंगा, मुझे कंपनी एग्जैक्टली देखना पड़ेगा ये बुक है, पर आपकी बुक के हिसाब से है कि हम उसको गुडविल में डाल सकते हैं। तो लॉजिक यही रहेगा, इससे आपकी कंपनी को फायदा हो गया उसकी सर्विस लेते हुए, जिनका फायदा आप फ्यूचर आने वाले कुछ सालों में लोगे, तो इसको आने वाले सालों में राइट ऑफ करोगे, ठीक है। जी जी। अब आ जाओ आप इलस्ट्रेशन पे। सर परचेज ऑफ बिजनेस वो परचेज ऑफ बिजनेस में मैंने आपको बोला ना एंट्री क्या होगी। मैंने उसका बिजनेस परचेज किया जिसके एसेट्स थे 10 लाख रुपए, तो मैं जब एंट्री करूंगा अपनी बुक्स में, मैं एंट्री क्या करूंगा, एसेट अकाउंट डेबिट। मेरे पास एसेट आएंगे ना, प्लांट एंड मशीनरी इतनी वैल्यू की, फिक्स्ड एसेट इतने हम्म वैल्यू की, जो भी आएगा सारे एसेट अकाउंट डेबिट 10 लाख। हम्म मेरे पास लाइबिलिटीज भी आ जाएंगी, तो लाइबिलिटीज को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा ना, मेरी बुक्स में अब वो लाइबिलिटीज है, उसको क्रेडिटर को देना था 2 लाख रुपए, उसने बोला अब तुम दोगे, तो मुझे अपनी बुक्स में लाइबिलिटी बुक करनी पड़ेगी, तो मैं टू लाइबिलिटी करूंगा, जितनी भी वो लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज अकाउंट 2 लाख रुपया, और मुझे उसको 8 लाख रुपए देने हैं। सपोज वो मिस्टर वाई था, तो वाई अकाउंट है ना, वाई के नाम पे मैं लाइबिलिटी बुक करूंगा 8 लाख की। अब वाई को जब शेयर देने की बात आएगी तो एंट्री करूंगा वाई अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपीज, और उसको जो शेयर दूंगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर पूरे 8 लाख के शेयर मैंने उसको दे दिए 10-10 रुपए के शेयर, तो मैं 8,000 शेयर 80,000 शेयर दूंगा, तो शेयर कैपिटल 8 लाख रुपीज। बस यही था बिजनेस परचेज की एंट्री। कोई और? सर वो हमने पढ़ा था ना 11th में कि जब हम किसी का बिजनेस रनिंग बिजनेस परचेज करते हैं, अगर आपने लिखा ना कि इसका वैल्यू था 10 लाख, हमने अगर उसको 12 लाख दिए होंगे तो फिर वो जाता था ना गुडविल में। हाँ, इसमें मैंने है बट यहाँ ऐसा? पे नहीं बोला ना, मैंने क्या बोला कि 10 लाख के एसेट लिए, 2 लाख की लाइबिलिटी थी, 8 लाख का वाई का अकाउंट में क्रेडिट किया। ना यू आर सेइंग उसका बिजनेस में जब आपने एसेट्स लिए, एसेट्स 10 लाख के थे, हम्म लाइबिलिटीज 2 लाख की जी थी, तो आपने नेट एसेट्स उसके 8 लाख के लिए, बट उसने बोला नहीं मुझे 12 लाख दे दो। जी जी। उस केस में क्या होगा, मैं करा लेता हूँ। ये देखो, एसेट्स 10 लाख के, हाँ वाई बोला नहीं मुझे 12 लाख चाहिए, जी। वाई कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 12 लाख, हम्म 12 + 2 कितना होता है 14, 14 - 10 कितना हो गया, तो 4 लाख आपने फालतू में दे दिया, ये 4 लाख आपकी हाँ गुडविल होगी, गुडविल में। हाँ गुडविल अकाउंट डेबिट 4 लाख, और यहाँ पे वाई अकाउंट डेबिट 12 लाख। तो अगर शेयर्स आपने पार पे दे दिए तो 12 लाख, अगर प्रीमियम पे देखिए तो देखना कितने शेयर देने हैं, तो शेयर कैपिटल, बाकी तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, हम्म। ठीक है बेटा। जी जी। मुझे ऐसा था प्रेस्टीज वर्सेस आवाज की आवाज है, हाँ तो मुझे ऐसा था मैन गैर पर प्रेस्टीज वर्सेस आवाज की आवाज, है ना। समझ आया आप सर लोगों को, नहीं आया समझ? हाँ हाँ, लेकिन वो रिकॉर्डिंग बंद होगी तब पूछेंगे। तब क्या हो जाएगा? तब मैं पूछूंगी, मुझे 2-3 दिन से दिमाग में आ रहा था सवाल। क्या सवाल आ रहा था? नहीं, अब रिकॉर्डिंग ऑन है ना। नहीं नहीं बोलो। चलो, नो सर, एंड में। इलस्ट्रेशन नंबर 12, सॉलिड भी दिखाऊंगे अनसॉलिड दिखाऊं, बताओ। सर अनसॉल्व में अगर कहीं पे फंसते हैं ना तो खुद ही समझ में आ जाता है। तो मैं सॉलिड ही कराऊं? सॉरी, मैंने गलत बोला, अनसॉल्व करने हैं। मैं अनसॉल्व कराऊं ना? हम्म बोलियो, यू अनसॉल्व क्वेश्चन सर। हम, मैंने कहाँ तक होमवर्क दिया था? 12 तक। 12 तक। हम्म चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। जी। अच्छा, यहाँ पे मैं ऐड करूंगा थोड़ा। सदफ ने, सॉरी मुनजा ने क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर हम उसको ज्यादा पैसा देंगे, वो हाँ हमारा नुकसान हो गया काइंड ऑफ, उसको हम बोलेंगे कि इट इज आवर गुडविल, क्या बोलते हैं इसको, इट्स गुडविल, और जो हमने जो गुडविल। एक्स्ट्रा पैसा दिया वो गुडविल के लिए दे दिया। बट उल्टा हम्म भी हो सकता है, हाँ, मैंने उसके एसेट्स लिए दस काम लाख भी दिया। लाइबिलिटीज थी 2 लाख, मुझे उसको 8 लाख देने थे, बट उनकी हमने कुछ उसे कम दिया। उनकी मजबूरी थी। 8 लाख की जगह मैंने उनको बोला, उनने बोला कि 6 लाख के देंगे, या डील होगी 6 लाख में, वहां पे मुझे फायदा हो गया। हाँ, तो कैपिटल रिजर्व वहां में पे जो जाएगा। 2 लाख का फायदा होगा उसको हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में, क्या कर रहे हैं, हाँ, ट्रांसफर कर रहे हैं कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में। तो दिस इज अवर, हमने अभी तक दो रिजर्व हो गए, एक हमने पढ़ा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व विच इज हाँ क्रिएटेड when the shares are issued at a premium, the प्रीमियम। differential premium amount is transferred to an account which is called as security premium reserve, ठीक है। जी जी।
Then the next account which I have discussed right now is capital reserve. So whenever any capital profit kind of nature, a profit which is in the nature of the capital profit, जो रेगुलरली नहीं होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता है, उसको कंपनी से ट्रांसफर करना होता है एक स्पेशल रिजर्व में, जिसका नाम है कैपिटल रिजर्व। वन ऑफ द रीजन इज आपने अगर कोई बिजनेस परचेज कर लिया और वहां पे आपने जो डील कर ली, आपने नेट एसेट से भी कम पैसा दे दिया, वहां पे जो आपको फायदा हो गया उसको आप ट्रांसफर करोगे कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो द कैपिटल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी आर ट्रांसफर्ड इन द कैपिटल रिजर्व। सिंपल सी बात। ठीक है, तो अगर आप कंपनी को कोई कैपिटल नेचर का फायदा हो गया, उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी जी। चलो आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 13 पे। राघव लिमिटेड परचेज्ड ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम कृष्णा ट्रेडर्स फॉर अ सम ऑफ 15 लाख रुपीज। हमने एक बंदे से बिजनेस खरीदा और उसको हमने 15 लाख रुपया दे दिए। जो हम 15 लाख रुपए देते हैं ना बेटा, इसको आप वर्ड यूज करो, इसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं? परचेज कंसिडरेशन। इसको याद करो, ये आपको फ्यूचर में सीए करते वक्त काम आ जाएगी। उसको हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। सर रिपीट कीजिए। जब हम कोई बिजनेस खरीदते हैं, उसमें ये डिसाइड होगा कि इस बिजनेस को हमने कितना पैसा देना है। आगे जाकर थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हो जाएगा, बट अभी तो आप इतना याद रखो कि जब हम किसी का बिजनेस परचेज करते हैं तो डिसाइड होगा कि मुझे उसको इतना पैसा देना है, उसको हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। सिंपली देखो इंग्लिश आता है, कंसिडरेशन पेड टू परचेज अ बिजनेस इज कॉल्ड एज परचेज कंसिडरेशन। जितना उसको पैसा देना है ना, उसको हम परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। ठीक है ना? जी जी। तो इस केस में परचेज कंसिडरेशन कितनी है? 15 लाख। डिसाइड हो गया कि दे 15 लाख कैसे दोगा? पेएबल 3 लाख एज द कैश बाय चेक। तो बैंक से आप उनको 3 लाख रुपया दोगे और बैलेंस आपने शेयर इशू करने हैं 100 रुपए के एट अ प्रीमियम ऑफ 20। तो आपने उसे बाकी कितना बचा? 15 लाख में 12 लाख बचा। 12 लाख में आप उसको शेयर दे रहे कितने? एक शेयर का वैल्यू रहेगा 120 रुपया। 100 रुपीज का शेयर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20। आपने उसको 100 रुपए का शेयर दिया, बट बोला कि आपके लिए इसकी कॉस्ट है 120 रुपीज। तो आप उसको कितने शेयर दोगे? 0 कैंसिल, 12 वन जा, तो आप उसे 10,000 शेयर दोगे ऑफ ₹100 ईच, इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹20 ईच। तो आपने उसको 100 रुपए का शेयर दिया, बट बोला कि वैल्यू इसकी 120 रुपया है। तो 12 लाख की जगह कितने शेयर दोगे? 12 लाख डिवाइड बाई 120। समझ आई बात नातिका? 12 लाख देने उसको, बट आप बोलो कि मेरे शेयर की वैल्यू 100 नहीं है, 120 है, क्योंकि 20 रुपए में तेरे से प्रीमियम चार्ज होगा, तो 120 का एक होगा। अब कितने देने? 12 लाख डिवाइड बाई 120, दैट इज 10,000 शेयर। 10,000 ही हो गया ना, 10 कैंसिल, 40 12 मतलब 12। तो आप उसे दोगे 10,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹20। ठीक है जी सर। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। अब जो आपके एसेट्स और लायबिलिटीज आ गए वो इतनी आगे जरा करो। अब आप इसकी जर्नल एंट्री करोगे तो आप सबसे पहले क्या करोगे? जर्नलाइज करना है। आप क्या करोगे? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 4 लाख। 4 लाख। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 6 लाख। वेरी गुड। स्टॉक अकाउंट डेबिट 5 लाख। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 6 लाख। उसके स्टॉक बाद अकाउंट डेबिट 5 लाख। स्टॉक अकाउंट डेबिट 5 लाख। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 3 बेटा लाख। डेटर है ना पहले? वही ना, मैंने सन्ड्री डेटर्स है ना। सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट 3 लाख। 3 लाख। तो ये सब एसेट्स मेरी बुक्स में आएंगे, तो मैं अपनी बुक्स में एंट्री करूंगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन एसेट डेबिट। बिल्डिंग मेरे पास आ गया, वो मेरी बिल्डिंग बन गई ना, मेरी बुक्स में रिकॉर्ड करना है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। स्टॉक, अब मेरा स्टॉक बना, स्टॉक अकाउंट डेबिट। डेटर, मेरा डेटर बना, डेटर अकाउंट डेबिट। और लायबिलिटीज, अब मेरी लायबिलिटीज बन गई टू करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना? 2 2 लाख। लाख। और इसको पे किया 15। एक वर्किंग नोट बनाते हैं इसमें, आप इसको करोगे जब भी कोई बिजनेस परचेज करते हो तो उसमें वर्किंग नोट बनाना है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ओब्लिक कैपिटल रिजर्व। ठीक है? एसेट्स परचेज, टोटल एसेट्स कितने परचेज किए? टोटल करो, 4 लाख प्लस 6 लाख 10 लाख प्लस 5 लाख 15 लाख प्लस 3 लाख, 7 और 10 5 15 18 लाख।
18 लाख के एसेट्स परचेज किया, जी जी। लेस लाइबिलिटीज। आपकी लाइबिलिटीज कितनी है? 2 लाख। 2 लाख के। 16 लाख। तो आपने नेट एसेट्स कितने लिए उससे? 16 लाख। 16 लाख। 16 हम्म। लाख में आपने उससे एसेट्स लिए और परचेज हम्म। कंसिडरेशन कितनी दे दी? 15। तो आपको फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा। तो 1 लाख कैपिटल का रिजर्व फायदा में हो, इस 1 लाख के जाएगा। फायदे को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? तो कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे भी जब आप देखोगे, आपने बोला प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 4 लाख, बिल्डिंग अकाउंट हाँ। डेबिट 6 लाख, स्टॉक अकाउंट डेबिट 5 लाख, डेटर अकाउंट डेबिट 3 लाख। टू सन्ड्री क्रेडिटर्स और टू राघव लिमिटेड किसने परचेज किया था? कृष्णा ट्रेडर्स, है ना? हाँ हाँ हाँ। टू कृष्णा कृष्णा। ट्रेडर्स, उनको आपने देना है 17 लाख। 17 लाख होगा 15 लाख? 15 15 लाख। 15। तो उनकी लाइबिलिटी बुक करोगे 15 लाख। 15 तो सदा ये अर्धा हो गया, तो 1 लाख का आपका हाँ फायदा हो गया, है ना? कृष्णा हाँ को हाँ। 15 लाख देने हैं, सर्टिफिकेट को 2 लाख देने होते हैं 17 लाख, बट आपके पास ऐसा का 18 लाख है, तो आपको 1 लाख का फायदा हुआ। उसको आप ट्रांसफर करोगे टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है? जी। अब कृष्णा ट्रेडर्स को देने हैं 15 लाख, तो कृष्णा ट्रेडर को क्या करोगे? डेबिट। अरे देंगे ना 3 लाख। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, कृष्णा ट्रेडर अकाउंट डेबिट 15 लाख तो बैंक अकाउंट। टू बैंक 3 लाख। अब शेयर कितने देने हैं? उधर देखा आपने 10,000 शेयर देने हैं, जी जी। तो शेयर कैपिटल 10 लाख हो जाएगा, और बाकी हो जाएगा टू सिक्योरिटीज सिक्योरिटी। प्रीमियम रिजर्व। 10,000 जी। शेयर पे 20-20 रुपया, दैट इज 2 लाख रुपए। तो ये पूरी एंट्री हो जाएगी। जितना उसको देना था उसको डेबिट करेंगे अब लाइबिलिटी को, और तो बैंक 3 लाख गया, बाकी 12 लाख की जगह हमने उसे 10,000 शेयर दे दिए, तो 10,000 शेयर का इंटू 100 शेयर कैपिटल में जाएगा, 10,000 शेयर का इंटू 20 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाएगा। ठीक है? अच्छे से समझ आया कि नहीं? जी बेचा सर। समझाऊं? सर एक नहीं मिनट। हमें आया समझ। सर इसका वर्किंग नोट बनाना जरूरी है? वर्किंग नोट बनाओ तो कैलकुलेशन। अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, वैसे कैलकुलेशन कैसे उसमें भी हो जाएगी अगर आप ऐसे करोगे, बट वर्किंग नोट से हो सकता है कि जो आपका पेपर चेक करोगे उसको समझ आ जाएगा। हम्म। वर्किंग नोट की आदत डालो, ठीक है ना? जी सर। मैंने शायद पहले भी बोला होगा, क्वेश्चन में जो मांगा होगा ना वही मेन आंसर का पार्ट बनेगा, उसके बगैर जितनी भी कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी वो वर्किंग नोट का पार्ट बनता है। और सीए में मैं बताऊंगा जो हम रफ यूज करते हैं ना, रफ, उसको भी वर्किंग नोट में यूज किया करो अकाउंटेंसी में, बिकॉज आपका जब सीए के एग्जाम जो भी दोगे उसमें ऊपर लिखा होता है वर्किंग नोट्स फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर। तो जो भी आपको वर्किंग करनी है, कोई कैलकुलेशन करनी है, कुछ और अकाउंट बनाना है, बट वो आपको मेन क्वेश्चन में नहीं पूछा है, वो भी आप वर्किंग नोट में बनाओ, ठीक है? जी जी। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा अगर मैं सीए का आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये और बनाते हैं, और मेन क्वेश्चन में क्या था या बाकी जो करना था वो सारा मेन वर्किंग नोट में आता है, ठीक है? ये क्वेश्चन आपको समझ आया? हम्म। सर तो 14 और 15 हो जाएगा, मैं फिर दूसरा कंसेप्ट बताऊंगा। जी सर। क्या छोड़ा, दूसरा कंसेप्ट बता दूं हाँ हाँ। कि ये सारे क्वेश्चन करा लो? नहीं सर, फिर हम क्या करेंगे? हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम खुद भी करो थोड़ा, और तुम्हें अगर डाउट हो जाएगा तो नेक्स्ट डे हमारे पास रहता ही है इसके लिए, है ना? जी तो मैं एक और कंसेप्ट बताता हूँ, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आप इसको चाहो तो नोट भी कर सकते हो। सर, हम करते कॉल्स हैं। इन एरियर्स, और मैं साइमल्टेनियसली दूसरा कंसेप्ट भी लूंगा, कॉल्स इन एडवांस। पहले मैं आप लोगों से बोलूंगा, नाम से ही आपको क्या समझ आता है? कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस का मतलब आपको क्या समझ आता है? एरियर का मतलब क्या होता है, कभी सुना है आपने वर्ड एरियर? एरियर शो बूझ मत जा। शायद जो हमने नहीं लिया हो। हाँ, थोड़ा वन भाई। जो हमने नहीं लिया हो। हाँ, प्रैक्टिकली कहाँ सुना है आपने, यह है इसका मतलब। हाँ हाँ। कहाँ सुना था हम? कभी सुना है हाँ मुअज्जम हाँ। और मुनज्जम तमंतर एरियर? हाँ हाँ हाँ। सुना है ना? हम्म। उनको एरियर मिल गई, मतलब पुराने सालों की सैलरी थी जो उनको तक अभी तक नहीं मिली थी, फॉर वट एवर रीजन गवर्नमेंट ने देता, फिर उनको एक साथ पैसा दिया था, तो उसको बोलते हैं एरियर। तो एरियर मीन समथिंग अच्छा विच हैज नॉट बीन येट रिसीव्ड। अच्छा सर। और एडवांस का मतलब क्या होता है? एडवांस में मिला है।
हाँ, जो कॉल्स पहले क्या वाला होती है अमाउंट। शेयर के कंटेक्स्ट में? हम्म। कॉल्स का मतलब क्या होता है शेयर में? सर हम कॉल मनी सुना था ना हमने कि जब पैसे की जरूरत पड़ती है कंपनी को, अगर उनने अभी शेयर पे पूरा पैसा नहीं मंगाता है तो दे आस्क फॉर द मनी, तो उसके लिए वो इशू करते हैं कॉल लेटर कि भाई कॉल आजा लेटर। 3 दिन रुपया बचा थे दे दो। तो अगर किसी शेयर होल्डर ने ड्यू डेट तक पैसा नहीं दिया तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज कॉल्स इन एरियर। जी जी। मेक सेंस? जी सर। यस अब कॉल इन एडवांस का मतलब क्या हो गया? हमने नहीं मांगा था और उसने बोला कि यार, अच्छा क्या बोला आपने, एप्लीकेशन पे 2 रुपए देने हैं, अलॉटमेंट पे 2 रुपए देने हैं, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए देने हैं, सेकंड कॉल पे 3 रुपए देने हैं। अच्छा एप्लीकेशन मैंने 2 रुपए दे दिए, अब अलॉटमेंट में आप 2 रुपया मंगा रहे हो, अरे मेरे पास इतना टेंशन नहीं है, 10,000 शेयर इशू करे ना, अभी मेरे कितना देना है? अच्छा अलॉटमेंट पे 2 देना है, फिर आप पता नहीं कब फर्स्ट कॉल मंगाओगे तब 3 देना है, फिर पता नहीं कब सेकंड कॉल मंगाओगे फिर 3 मंगाए, 33 10 इंटू 8 10 इंटू 8 शीट सा ये ले लो 80,000 की चेक, नहीं सुन बार बार तंग करने मैं नहीं ओके। हिसाब करता 3। तो वहां पे शेयर होल्डर को अभी तक हमने पैसा नहीं मांगा और वो एडवांस में दे रहा है, तो उसको कंपनी क्या बोलेगी? कॉल्स इन एडवांस। जी सर। और अगर शेयर होल्डर पैसा नहीं देगा और कॉल ड्यू होगी उसको बोलेंगे कॉल्स इन एरिया। ठीक है? जी। यस इन डाउट तो तोड़ समझ। हाँ आया समझ। इसको क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरिया इफ ए शेयर होल्डर doesn't pay the money on allotment or on call, that amount is called, चाहे वो अलॉटमेंट का पैसा हो, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा अगर नहीं देना तो आप मीन्स वो तो अप्लाई नहीं करेगा ना, एप्लीकेशन का पैसा तो देगा ना एटलीस्ट, तभी तो शेयर होल्डर बनेगा। एप्लीकेशन पे दे दिया, बाद में जब आपने अलॉट कर दिया तो वो शेयर में पैसा ही नहीं दे रहा हम्म। है ना, तो वो जी पैसा सर। ही नहीं दे रहा है। दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन इन एरियर्स। एरियर्स। किसी का कोई डाउट है? ना ना। आपने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, हो सकता है कि आप अलॉटमेंट का पैसा, अलॉटमेंट में आपको लेटर दिया कि यू हैव बीन अलॉटेड 10,000 शेयर्स, नाउ गिव द मनी। हो सकता है आपने अलॉटमेंट में दिया, फिर कॉल का मंगाया, कॉल का नहीं दिया, हो सकता है फर्स्ट कॉल का दे दिया, सेकंड कॉल का नहीं दिया। और दूसरा हो सकता है भाई अलॉटमेंट का पैसा मंगा लिया, आप अब दे ही नहीं रहे हो, उस वक्त आपने ऐसे ही लॉटरी में लगाया था, उसको उतारा, जब मिल गया तब आप दे ही नहीं रहे हो। तो उस टाइम पीरियड के लिए जब आपने ये एंट्री की थी कंपनी ने, अब कंपनी ने एंट्री की थी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख टू शेयर कैपिटल, ये किया था कंपनी ने कि भाई 1 लाख का पैसा आएगा, भाई कैपिटल में भी कंपनी ने ट्रांसफर कर लिया, अब वो बंदा पैसा ही नहीं दे रहा है, तो ये जो पैसा आप डिफॉल्ट होगा शेयर होल्डर का, इसको कंपनी ट्रांसफर करते हैं कॉल्स एरियर में। तो कंपनी एंट्री करती है कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1 लाख। ठीक है? तो आप एक अकाउंट खोलते हो कॉल्स इन एरियर, तो जितना भी पैसा नहीं आता है उसको आप यहां से वापस निकाल के ट्रांसफर करते हो कॉल्स इन एरियर। जिस दिन ये सर ये पैसा आ कॉल जाएगा, इन एरियर्स हमारे लिए इनकम है एक्सपेंस? बेटा नया हमारा इनकम है, नया एक्सपेंस है, ये इनकम नहीं है बेटा, आप समझ लो बात को। आपने शेयर होल्डर को मालिक बना दिया, उतने पैसे के लिए आपने शेयर कैपिटल में लाइबिलिटी खड़ी कर दी, ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में। आपने डेबिट क्या किया था? शेयर अलॉटमेंट या शेयर फर्स्ट कॉल। अब वो पैसा नहीं दे रहा है तो एक तरीका आप उसी में रहने दो शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट क्लोज नहीं होगा ना, वो टेम्परेरी अकाउंट है। हाँ हाँ। उस टेम्परेरी अकाउंट को आपको क्लोज करना है तो आपको शेयर अलॉटमेंट जीरो करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक अकाउंट करना पड़ेगा क्रिएट कॉल्स इन एरियर से, दैट इज योर रिसीवेबल। आप इसको डेटर बोल सकते हो, बट इसको मैं एसेट साइड में नहीं दिखाता हूँ, इसको मैं कहाँ दिखाता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। बट इट इज नॉट माई इनकम नॉर एक्सपेंस, इट इज द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द शेयर होल्डर। समझ आई बात? जी सर। ये डेबिट है इसका नेचर, और ये शेयर होल्डर से लेना है पैसा। आपने उसे अभी मालिक बना दिया था बट वो अभी तक पैसा नहीं दे रहा है। इसको हम, हाँ। जो हम नोट्स से अकाउंट्स में शेयर कैपिटल का बताते हैं ना, शेयर इशूड कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब, उसमें जो फिगर आती है उसमें से लेस कॉल्स इन एरियर कराते हैं, क्योंकि ये नेट पिक्चर फिर दिखा देगा कि आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कितने हैं, क्योंकि आपने इसको शेयर कैपिटल में ऐड किया था बट अभी तक उसने पैसा नहीं दिया, तो इसको लास्ट में हम शेयर कैपिटल से लेस करते हैं, बट फॉर द टाइमिंग इसको हम अलग अकाउंट में रखते हैं कॉल्स इन एरियर, ताकि अपरेंटली हमें दिख जाए कितने शेयर होल्डर्स हैं जिनने अभी तक पैसा नहीं दिया। समझ आई बात? हम्म।
अब इसका उल्टा क्या होगा, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होगा, when money has not been asked from the shareholder but shareholder has given an advance money towards allotment or the calls, that amount is called as calls in advance। ठीक है, हम्म तो आप लिखना चाहो तो लिख लो साथ में, if a shareholder has paid the, हो सकता है कोई शेयर होल्डर एप्लीकेशन के वक्त ही सारा पैसे अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी इन एडवांस, then that amount is called calls in advance। ठीक है बेटा, हाँ यहां तक कोई डाउट? जी सर। नो ठीक है, सर। अब दूसरी बात है, अब दूसरी बात है भाई, अगर कंपनी ने पैसा मंगा लिया, हम्म आप 10 बंदे दे रहे हैं, एक 11वां बंदा नहीं दे रहा है, वो लेट दे रहा है, तो डोंट यू थिंक इसको पेनलाइज करना चाहिए? हम्म लेट देने पे कंपनी को नुकसान है ना, आप हाँ पैसा हाँ देते कंपनी कारोबार करते, या बाकी बच्चों ने तो सॉरी बाकी शेयर होल्डर ने तो दे दिया, आप नहीं दे रहे हो, तो यू विल बी पेनलाइज। तो बिजनेसेस में पेनलाइज कैसे करते हैं, बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। तो टेबल एफ कंपनीज एक्ट का बोलता है कि अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी ने कुछ नहीं लिखा है कि कॉल्स इन एरिया पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, कंपनी कुछ भी बोल सकती है, पर अगर कंपनी ने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ भी नहीं बोला है कि कितना लगेगा, तब टेबल एफ रेफर किया जाएगा, कंपनी जब घटेगा उसके हिसाब से इंटरेस्ट जो लगेगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियज विल बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। कब तक लगेगा, फ्रॉम ड्यू डेट टू एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, हम्म फ्रॉम ड्यू डेट जिस दिन उसको देना था टू एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, जी सर। अगर कंपनीज के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मोटा मोटी होता है नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, है ना। दूसरा होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, आर्टिकल्स जिसमें डिटेल में बाय लॉज ऑफ द कंपनी लिखे होते हैं, उसमें अगर कंपनी बोलेगी कि नहीं 10 की जगह 5 ही चार्ज करेंगे, 10 की जगह 15 करेंगे, 20 करेंगे, तो वो प्रिवेल होगा। अगर वो साइलेंट है तब एक्ट को रेफर करेंगे, एक्ट के हिसाब से 10% काटेंगे। नॉर्मली कंपनीज भी अपनी फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 10% लिखती है। और इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस जो है, कॉल्स इन एडवांस में जो आर्टिकल टेबल ए है वो बोलता है कि अगर किसी शेयर होल्डर ने एडवांस में दे दिया तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा इस पे होगा 12%। ये एक बार मुझे भी चेक करना पड़ेगा, आपकी बुक में 12% है, मैं बहुत टाइम हुआ कंपनी एक्ट को नहीं देखा हूं, तो जब मैं पढ़ता था तब 6% होता था, बट आपकी बुक में 12% लिखा है, तो आप अभी 12% ही याद करो, कुछ होगा तो मैं इसको देख लेता हूँ। ठीक है, हम्म तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियज पे 10% होगा, पर अगर आप कंपनी को एडवांस को दीजिए तो आपको 12% मिल जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, सर हमें मिलेगा कि हमें देना है? कॉल्स इन एडवांस में आप कंपनी देगी शेयर होल्डर, हाँ देगी हम। मैं शेयर होल्डर के कंटेंट में होता है, और यहाँ पे कंपनी को देगा कॉल्स इन एरियज में। ठीक है ना, वहां पे हम्म उसका पैसा एडवांस में मिला ना कंपनी को, तो कंपनी हाँ उसको हाँ दे तो देगी। कंपनी देगी। ठीक है, अब तीसरा तरीका रहेगा इसमें, बैलेंस शीट में इसको कहाँ दिखा देंगे। ठीक है, हम्म आप इसको नोट कर रहे हो ना, जो मैंने नोट बना दिए, आपको जी फिर जी। एग्जाम में यही एक पेज देखना है। इन बैलेंस शीट, इसको पूरा लिखो, इन बैलेंस शीट इट इज डिडक्टेड फ्रॉम, बैलेंस शीट में मतलब जो नोट्स का अकाउंट बनेगा, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। जो सब्सक्राइब हुई है बट अभी फुली पेड अप नहीं किया है, उसमें ये दिखाई देता है, उसमें ये माइनस करते हैं। जब मैं एक नोट से अकाउंट बनाऊंगा तब मैं दिखाऊंगा, समझ आई बात? हम्म हाँ बेटा, जी सर जी सर। और ये हमें बैलेंस शीट में जो दिखाते हैं कॉल्स इन एडवांस, इन बैलेंस शीट
it is shown as a separate item under the shareholders फंड। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड में इसको सेपरेट आइटम दिखाते हैं। वहां पे क्या आता है, अगर मैं थोड़ा सा बता दूंगा, ये आपको आता है शेयर होल्डर्स फंड हाँ, शेयर वन, कैपिटल। इसमें आता है एक शेयर कैपिटल, जी। इसमें आता है रिजर्व एंड सरप्लस, फिर आएगा ये। और ये तीसरा आएगा कॉल्स इन एडवांस। हम्म, ये दोनों उसका पैसा है जो आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया होता है, बट ये अभी तक आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं किया होता बिकॉज ये एडवांस है, तो ये अलग से दिखाई देता है। ठीक है, हम्म, तो इसकी इंटरेस्ट जो है इज, ये मुन्नजा ने बोला था तो मैं भी लिखूंगा, ये इनकम फॉर कंपनी है। जो आप कॉल्स इन एरियर्स पे इंटरेस्ट दोगे वो कंपनी की इनकम है, और यहां पे जो इंटरेस्ट दोगा ये एक्सपेंस ऑफ द कंपनी है। ठीक है, तो जी ये सर। चार डिफरेंस मैंने आपको बता दी। बेसिकली एक मीनिंग था दोनों का, फिर मैंने बोला कि एक का ट्रीटमेंट क्या रहेगा, दूसरे के क्या होगा, तीसरे में क्या होगा कि ये इंटरेस्ट जो है ये इनकम है, दूसरा वाला एक्सपेंस है, चौथा ये बैलेंस शीट में सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल से जितना भी अमाउंट होगा उससे लेस करेंगे, और ये शेयर होल्डर्स फंड में नीचे दिखा देंगे। इस पे आपको अगर कंपनी मतलब कंपनी का आर्टिकल साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स पे आपको 10% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पे आपको 12% मैक्सिमम रेट मिल सकता है। और फिर ट्रीटमेंट क्या रहता है इसका, फ्यूचर ट्रीटमेंट। कॉल्स इन एडवांस का फ्यूचर ट्रीटमेंट क्या होगा कि आने वाले में जब कॉल ड्यू हो जाएगी वहां पे शेयर होल्डर से पैसा नहीं आएगा, वो आप ये कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट करोगे, है ना। क्या क्या? ट्रीटमेंट क्या होगा, अब लास्ट वाला ट्रीटमेंट है, एक छोटा सा है। अभी तक तो आपने सपोज कॉल्स इन एरियर जो था, अभी तक आपने इसको कॉल्स इन एरियर पे रखा, है ना। द हाँ। अमाउंट कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या हो जाएगा, दिस अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम द शेयर होल्डर। हम्म, अब अगर शेयर होल्डर पैसा नहीं देगा तो आप वेट करोगे ना कुछ टाइम के लिए, अब भाई हम्म, दे दे पैसे, अरे भाई पैसे दे दे, फिर आप उसको शो काज नोटिस करते हो, इसको क्या करते हो, शो काज नोटिस करते हो, बोलते हैं अरे भाई इतनी बार से बोले पैसा दे दे, तू अगर पैसा देगा तो ठीक, अगर तू पैसा नहीं देगा तो हम क्या करेंगे, तेरे जो शेयर्स है उनको कैंसिल करेंगे। अच्छा। तो उसको बोलते हैं हम फिर शेयर्स को फोरफीट करते हैं, क्या करते हैं, फोर फोरफीट फी। करते हैं, फिर हम उसकी भी एंट्री करेंगे, फोरफीटर की अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे, फिर उन फोरफीटेड शेयर को अगर रीइश्यू करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे वो मैं बात बताऊंगा। तो कुछ टाइम उसको देंगे, दे दे पैसे, अगर नहीं देगा हम उसको बोलेंगे कि हम तेरे को फोरफीट करते हैं, अब तू हमारा मालिक नहीं है, जो पैसे तूने एप्लीकेशन में दी थी या अलॉटमेंट में दिए थे आज से पहले दे दे, वो आप कंपनी का हो गया, तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। समझ आई बात। जी सर। तो कॉज इन वेरियस के लिए आप किसी टाइम तक वेट करोगे, उसके बाद उसको शो कॉज नोटिस दोगे, 14 दिन का टाइम दे दो, प्लीज कंफर्म व्हाई वी शुड नॉट फॉरफीट योर शेयर्स। अगर वो उसके बाद भी कुछ नहीं बोलता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, उसके बाद भी वो अगर कुछ नहीं बोलता है देन गो अहेड एंड फॉरफीट हिज शेयर्स, जितना पैसा उसने आज तक दिया था वो कंपनी का फायदा हो जाएगा। ठीक है, बट जी। कॉल एडवांस का क्या होगा भाई, कॉल एडवांस उनसे कॉल एडवांस में दिया है ना, तो जब कॉल मनी ड्यू हो जाएगा तब वो पैसा तो देगा नहीं, तब आप एंट्री करोगे शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बट कॉल के अगेंस्ट में सारा पैसा नहीं आएगा बिकॉज इसने पहले ही दिया था, तो कॉल इन एडवांस जो क्रेडिट था उसको तब डेबिट करोगे, है ना। तो अगर कॉल इन एडवांस आया था तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अभी तो आप रुका हो उसको, बट जब कॉल ड्यू हो जाएगी तब उसके बदले पैसा नहीं आएगा क्योंकि पैसा ऑलरेडी आया होगा, तब उस कॉल इन एडवांस के साथ उस कॉल को एडजस्ट कर लेना। ठीक है ना, मैं एग्जांपल देता जी। हूं, एक शेयर होल्डर था, एक शेयर होल्डर था, उसने आपको पूरा 1 लाख रुपया दे दिया एक्स्ट्रा पैसा, ठीक है ना, उसके 10,000 शेयर थे, तो 10,000 में उसको क्या करना था, 2 रुपया देना था एप्लीकेशन पे, हम्म, बट उसने आपको 8 रुपया भी पूरे दे दिए। ठीक है, तो हम्म, आपने एंट्री क्या कर दिया उसके शेयर के लिए, बैंक बैंक अकाउंट अकाउंट डेबिट में 1 लाख रुपया। शेयर अप। हम्म, तो अभी तक क्योंकि आप उसको सपोज तो शेयर एप्लीकेशन 1 लाख है ना, हम्म, फिर आप बोलोगे भाई अभी तो मैं इसको 2 रुपए का ही मालिक बना रहा हूं, तो आप एंट्री क्या करोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख शेयर कैपिटल है। तो शेयर कैपिटल 2 रुपए के हिसाब से, क्योंकि पूरा 1 लाख का मालिक नहीं बनाओगे अभी, अभी 2 रुपए के हिसाब से 20,000 करोगे, और बाकी हम्म, आप बोलोगे टू कॉल्स इन एडवांस, है ना, हम्म, 80,000।
बाद में जब आप अलॉटमेंट में बोलोगे भाई 2 रुपया दे दो, तो आप एंट्री क्या करते? आप एंट्री करते अभी मैं इन्हीं के शेयर की बात करता हूँ। आप एंट्री करते 2-2 रुपए की, जब आप एंट्री करते तो आप एंट्री करते शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर 20,000 कैपिटल रुपया अकाउंट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट। हम्म। आप बोलोगे यार 20,000 रुपया आना है, 20,000 आएगा नहीं, 20,000 ऑलरेडी दिया है, तो ये हाँ। एडवांस जो है इसके साथ एडजस्ट करोगे। तो एंट्री क्या करोगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट। 20,000 तो हम्म। शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि इसका पैसा ऑलरेडी आया है ना, तो इसमें कुछ पैसा नहीं आएगा। पीछे आप एडवांस कितना बचा? 60,000। तो सपोज फिर एक ही आप कॉल करो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 60,000, तो एंट्री क्या हो जाएगी? फिर एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट एंड फर्स्ट। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हम्म। 80,000 60,000 टू तो शेयर। शेयर कैपिटल। पैसा कुछ आएगा नहीं क्योंकि पैसा ऑलरेडी आया है, तो एंट्री क्या करोगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट एंड फाइनल को। टू शेयर एफ एंड फर्स्ट एफ एंड। 60,000 60,000। तो कॉल्स इन एडवांस को आप फ्यूचर कॉल के साथ एडजस्ट कर दो, इसका मुझे पूरा ट्रीटमेंट कराना है। तो ये मैंने आपको मोटा मोटी ओवरव्यू दे दिया। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है, इस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, इस पे, ये तो मोटा मोटी ओवरव्यू था। बट सिंस 1 घंटे की क्लास हो गई, कल के लेक्चर में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? जी सर, जी सर। क्लास से शिकारण मुझे लगता है कंसेप्ट इज एनफ, लेट दैट गेट एब्जॉर्ब इन योर माइंड्स। तो बट आई विल गिव यू होमवर्क ना। जी जी। हमारा हो गया मोटा मोटी टॉपिक, मैंने आपको बोला था 1 अक्टूबर तक, बट बिलीव मी कल मैं आपको ये दिखाऊंगा कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स। फिर मुझे आपको दिखाना है अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन, वो मुझे 2 दिन में हो जाएगा। फिर मुझे फोर्थ लेक्चर कराना है, वो 3 लेक्चर में हो जाएगा। फिर मुझे रीइशू करना है, वो 4 लेक्चर में हो जाएगा, 5 लेक्चर में हो जाएगा। तो लगा लो मोटा मोटी ये चैप्टर मेरा नेक्स्ट 6 to 7 लेक्चर मैक्सिमम में कवर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह बाय 5 October वी विल बी डन विद शेयर कैपिटल। तो अभी तक हमने 35 मार्क्स किए थे, इसके शायद 15 मार्क्स और है, 50 मार्क्स बाय 5 October कंप्लीट इंशाल्लाह, ठीक है? लेके तो फिलहाल अप टू क्वेश्चन नंबर 15 सारे क्वेश्चन, जी, एक मिनट। अप टू इलस्ट्रेशन नंबर 13 सारे क्वेश्चन, ठीक है? तो आपका होमवर्क क्या है? इलस्ट्रेशन 13 तक सारे और क्वेश्चन नंबर 15 तक सारे, ठीक है? जी Yatlakova up to Padmavu Sartayusilikmu illustration 13 years, ठीक है? जी सर, जी सर। चलो, मजा आ रहा है पढ़ने में कि ना? हाँ हाँ हाँ। चलो ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो, आपका तो वो रहा अभी